प्याज टमाटर 70 रुपए किलो मिल रहे हैं। वो सब्जियां जो मन से कोई खाता भी नहीं है वो भी 100 रुपए किलो मिल रही हैं। दूध के दाम हर महीने बढ़ते जा रहे हैं और फ्रूट्स तो लग्जरी बन चुका है। फूड इन्फ्लेशन 11% से बढ़ रहे हैं। अरे 11% से तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट भी नहीं हो रही है। एक साल की एफडी भी इतने रिटर्न नहीं देती है जितनी महंगी खाने पीने की चीजें हो गई हैं। हमारे देश में जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, सैलरी आधे से भी नहीं बढ़ रही है। एक सैलरीड आदमी की हालत ये है कि सैलरी कब आती है और कहाँ चली जाती है किसी को पता भी नहीं चलता है। मिडिल क्लास को ऐसे दबाया जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते। पहले 30% टैक्स ऑन सैलरी दो, फिर हर जरूरी चीजों पे 18 से 20% जीएसटी दो। इसके बाद भी अगर आप सेविंग करने का प्लान बना रहे हो तो उस पर अलग से टैक्स देना होगा। और इस टैक्स देने के बदले में हमें क्या मिलता है? पॉल्यूशन शहरों में वैसे का वैसा ही है। शहर गंदे हैं, पानी स्वच्छ नहीं है और खाने पीने की हर चीज में मिलावट हो रही है, जिससे जीवन खराब हो रहा है और लाइफ एक्सेप्टेंसी कम होती जा रही है। बढ़ रही है तो सिर्फ दो चीजें, महंगाई और टैक्स। अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो सबसे सस्ती गाड़ी भी 6.5 लाख की मिलती है, जिसमें से 30 से 40% गवर्नमेंट टैक्स में चला जाता है। इसके बाद रोड पे चलने पे टोल टैक्स अलग से। पेट्रोल सर अपनी सेंचुरी पूरी कर चुके हैं और रुपए भी उसी कदम पे आगे बढ़ रहा है। 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की जीडीपी बनाने के बड़े बड़े लक्ष्य रखे जा चुके हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि पिछले तिमाही में हमारी जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5.4% की थी एंड ओवरऑल इन्फ्लेशन 6% का। महंगाई बढ़ रही है लेकिन तनख्वाह घटती जा रही है। रूरल वेजेस ईयर 2018 से भी नीचे चले गए हैं। रियल एस्टेट प्राइस इतने बढ़ चुके हैं कि आज आम आदमी घर खरीदने का छोड़ो, वो घर के बारे में सोच भी नहीं पा रहा है। और इसीलिए मुझे लग रहा है इंडियन मिडिल क्लास इज डाइंग। चलिए आपको बता भी दें कि कैसे इंडियन मिडिल क्लास का दम घोटा जा रहा है। इन्फ्लेशन का असर आपको जीवन के हर पहलू पे दिखेगा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन 14% पे है, जो एशिया में सबसे हाईएस्ट है। हॉस्पिटल में इलाज करवाने की कॉस्ट हर साल 14% से बढ़ रही है और इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट बन चुका है। और भारत में हेल्थ इंश्योरेंस में भी इन्फ्लेशन रेट 15% क्रॉस कर गया है। इसीलिए जितना जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस ले लो उतना बढ़िया है। और भारत में इंश्योरेंस मिस सेलिंग हाईएस्ट लेवल पे है। एजेंट्स थोड़े से प्रॉफिट के लिए आपको कोई भी पॉलिसी चिपका देते हैं। इसकी वजह से 43% पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम करते वक्त प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और गलती से इंश्योरेंस वाली वेबसाइट पे नंबर डाल दिया है तो दिन रात स्पैम कॉल करके आपको परेशान कर दिया जाता है। गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से हमारी ओवरऑल इन्फ्लेशन 6.2 है, जो कि आरबीआई के 4 से 6% वाली लिमिट को ब्रीच कर चुके, लेकिन ये फिर भी मैनेजेबल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको महंगाई सिर्फ फील हो रही है, क्योंकि रियलिटी ये है कि जो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो सब यूज़ करते हैं, अमीर हो या गरीब, जैसे सब्जियाँ, फल, दालें, कुकिंग ऑयल, ये सब महंगे होते जा रहे हैं। खुद सरकार का डेटा कहता है कि ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन 6.2% है, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है वो 11% को टच कर चुका है। सब्जियों के दाम पिछले 5 साल में सबसे हाईएस्ट रेट पे हैं। पिछले 1 साल में सब्जियां 42% से महंगी हुई हैं। टमाटर, प्याज जैसी सब्जियां जो हर घर में खाई जाती हैं वो 70 से 100 रुपए किलो पे बिक रही हैं। हमारे घर में जो खाना बनाने के लिए तेल इस्तेमाल होता है, जैसे कि सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इसका 70% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। फॉर्च्यून के कच्ची घानी जो 1.5-2 महीने पहले 140 का मिल रहा था, वो अभी 160 का बिक रहा है। फ्रूट्स के रेट भी दीपावली और छठ के बाद कम नहीं हुए, बल्कि नारियल पानी वाराणसी जैसे छोटे शहरों में भी 80 में बिक रहे हैं। केले 80 में बिक रहे हैं और सेब 200 रुपए किलो मिल रहा है। और ऐसे ही दालों के रेट कुछ महीनों में 5 से 10 रुपए तक बढ़ चुके हैं। अब सुनने में 5-10 रुपए ज़्यादा नहीं लग रहे होंगे, लेकिन ये 5-10 रुपए की चोटें ही महंगाई लाती हैं। पिछले 2 सालों में अमूल एंड मदर डेयरी ने भी अपने प्राइसेस कई बार बढ़ाए हैं। अगर आप कहीं आसपास से भैंस का दूध खरीदते हो तो वो पैकेट से 10-20 रुपए ऊपर ही बेचते हैं। इसकी वजह से 20% लोग सस्ते वाले दूध पर शिफ्ट हो गए हैं। इन्फ्लेशन ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है।
पिछले सितंबर में इन्फ्लेशन 9.34% पे थी, जो इस अक्टूबर में 10.87% पे पहुंच गई। 2021 में कोविड के दौरान भी हमारी फूड इन्फ्लेशन काफ़ी कम थी, लेकिन रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी ऊपर चली गई, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई और खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, उस टाइम पर भी इतनी इन्फ्लेशन नहीं थी जितनी आज के टाइम पे है। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम पर पहली बार 100 के ऊपर चले गए थे, वे आज भी मोस्टली उतने ही लेवल पे टिके हैं, जबकि आज भारत रशिया से काफ़ी सारा क्रूड ऑयल लेकर यूरोप को सप्लाई कर रहा है और अच्छे प्रॉफिट बना रहा है। एक कॉमन आदमी की जेब पर ये सारी चीज़ें बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। एक तो पहले ही सेविंग इतनी नहीं हो पाती, ऊपर से इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जब आपके हाथ में पैसा बचेगा ही नहीं तो और चीज़ों पर खर्च कैसे करोगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, नेस्ले, ये सारी FMCG कंपनीज बता रही हैं कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में उनकी सेल्स काफ़ी नीचे चली गई थी, जबकि ये उसका उल्टा एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि दीपावली के सीजन में कंजम्पशन बढ़ता है। ये कंपनीज बता रही थी कि फूड इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, सैलरीज इतनी ज़्यादा कम है और रियल एस्टेट की कॉस्ट बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोग अपने लोन चुकाने में बिजी हैं, इसलिए उनका कंजम्पशन कम होता जा रहा है। इसलिए नॉन एसेंशियल आइटम्स पे मिडिल क्लास सबसे कम खर्च कर रही है या ना के बराबर कर रही है। इसलिए फैशन एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस पर इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। अब सोशल मीडिया पे देख के लगता है कि दिलजीत की टिकट लोग 20-20 हज़ार में खरीद रहे हैं, कोल्डप्ले के शो के टिकट लाख में बिक रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत छोटी सी आबादी है पूरे देश के अंदर। जो मिडिल क्लास है वो सफ़र कर रहा है और इनकी सेविंग कम होने की वजह से स्पेंडिंग भी कम होती है और फिर मार्केट में डिमांड भी कम हो जाती है, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो जाती है। इस साल मैन्युफैक्चरिंग अपने 11 मंथ्स के लो पर पहुंच चुकी है, जिसका इम्पैक्ट सीधे हमारी GDP ग्रोथ पे पड़ रहा है। छोटे शहरों और गांवों में तो हालत और ज़्यादा खराब है। इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है, लेकिन लोगों की कमाई घटती जा रही है। गवर्नमेंट का खुद का डेटा बता रहा है कि रूरल इंडिया में वर्कर्स के मंथली वेजेस 8,840 हैं, लेकिन 2017-18 में ये 9,000 के ऊपर होते थे, तब भी ये कम थे, लेकिन अब और कम होते जा रहे हैं। महंगाई पिछले 2 साल से लगातार सिर्फ बढ़ती जा रही है। इसके अलावा पेट्रोल की प्राइसेस और इंपोर्ट ड्यूटी भी सरकार के हाथ में ही होती है और इन दोनों को ही कम करने के बजाय बढ़ाया जा रहा है। कुछ इकोनॉमिस्ट इस घटते हुए कंजम्पशन पैटर्न को देखकर थोड़ा चिंतित हैं और कहते हैं अगर ये स्लो डाउन 1-2 क्वार्टर में भी कंटिन्यू रहा तो इसे सीरियसली लेना पड़ेगा। इनफैक्ट संजीव सान्याल, जो PM की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर हैं, उन्होंने भी एक्सेप्ट करा है कि इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन दिखने लगा है। अब एक आम आदमी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन कितनी है, उसे फर्क पड़ता है तब जब वे रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए जेब से 10 रुपए ज्यादा निकालता है और जब महंगाई की वजह से उसके खाने पीने पे असर पड़ने लगता है। हमारे देश में मिडिल क्लास एक्सपेंड हो रहा है, यानी लोअर क्लास के जो लोग हैं वो मिडिल क्लास की कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास हैं वे अपर क्लास में नहीं जा पा रहे हैं। और ऐसा सिर्फ फूड इन्फ्लेशन की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें कई सारे फैक्टर्स आते हैं, जिसमें सबसे मेजर बात है टैक्सेस की। सरकार ने टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए GST इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन आज हालत यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस और एयर प्यूरिफायर जैसी एसेंशियल चीज़ों पर भी हमें 18% GST देना पड़ता है। जब पूरे हवा में पॉल्यूशन को सरकार कम नहीं कर पा रही है तो एयर प्यूरिफायर में GST तो घटा ही सकती थी ना। इसके अलावा नॉर्दर्न इंडिया में 3 महीनों को छोड़कर पूरे साल गर्मी रहती है, उमस रहती है, टेम्परेचर 50 डिग्री के पार चला जाता है, लेकिन फिर भी AC को एक लग्जरी आइटम कंसीडर किया जाता है और इस पे सरकार 28% GST लेती है। आज कारें इतनी महंगी हो गई हैं कि CNG वाली आल्टो भी आपको 6-6.5 लाख की पड़ती है, क्योंकि कंपनी को इस पर 30% टैक्स देना पड़ता है। और ये तो सबसे छोटे साइज की कार्स की बात है। मिड साइज की कार्स जो भारत में फिलहाल में सबसे ज़्यादा बिकती है, उनमें कंपनीज को 43% टैक्स देना पड़ता है और कंपनी अपनी जेब से टैक्स नहीं देती, वह आपसे ही वसूल करती है। और इसलिए अब कार बेचने में कंपनीज स्ट्रगल कर रही है। उनके पास कार का स्टॉक बढ़ता जा रहा है और खरीदार इनको मिल नहीं रहे हैं। और पिछले 1 साल में टोल कलेक्शन देखे तो उसमें भी कमी आई है।
इसके बाद अगर आप कुछ हिस्सा सेव करने की भी कोशिश कर रहे हैं तो सरकार को उसमें भी हिस्सा चाहिए। इस साल सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को 15% से 20%। यानी अपने म्यूचुअल फंड, स्टॉक या रियल एस्टेट को अगर आप बेचोगे तो लॉन्ग टर्म में 10% की जगह 12.5% टैक्स लगेगा और शॉर्ट टर्म में 20%। अगर आपने एफडी कराई है और उसका इंटरेस्ट रेट 40,000 से ज़्यादा हो गया है तो उस पर भी सरकार 10% टीडीएस काट लेगी। यानी कुल मिलाकर आप अपनी आधे से ज़्यादा इनकम को अलग अलग तरह से टैक्स में दे रहे हो। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो 6 महीने आप अपने लिए काम करते हो और बाकी 6 महीने सरकार को देने के लिए। और इसलिए लोग आजकल फाइनेंस मिनिस्टर को टैक्स मंत्री भी बोलने लगे हैं। आरबीआई ने पिछले कुछ साल में लोन रेगुलेशन को भी थोड़ा टाइट कर दिया है और इसकी वजह से बैंक अब उतना इजीली लोन इशू नहीं कर पा रहे हैं। इसका इफेक्ट भी डायरेक्टली मिडिल क्लास पे पड़ता है क्योंकि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो मिडिल क्लास ज़्यादातर लोन पे खरीदता है, जैसे गाड़ी, घर। अब लोन नहीं मिल रहे हैं तो क्रेडिट ग्रोथ में भी इस साल मेजर ड्रॉप देखने को मिल रहा है। भारत में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब डोमेस्टिक टूरिस्ट गोवा जाने की बजाय थाईलैंड या वियतनाम जैसे देशों में जा रहे हैं क्योंकि जितने में गोवा का खर्चा आता है उतने में एक इंटरनेशनल ट्रिप होने लगी है। गोवा के कंपैरिजन में वहाँ के होटल्स और कैब भी ज़्यादा सस्ते हैं, प्लस गोवा के कंपैरिजन में वहाँ पर ज़्यादा क्लीन बीचेज हैं। और रियल एस्टेट का तो पूछो ही मत, एक सैलरीड आदमी घर खरीदने का सोच भी नहीं सकता है। गुड़गांव में डीएलएफ के एक प्रोजेक्ट में सबसे सस्ता फ्लैट 75 करोड़ का है, यानी $9 मिलियन। इससे सस्ते दुबई और न्यूयॉर्क में घर मिल जाते हैं। और अगर नॉर्मल प्रोजेक्ट की भी बात करें तो हमारे शहर के अंदर रियल एस्टेट काफ़ी ओवर प्राइस्ड है। गुड़गांव और नोएडा में एक डिसेंट सा 2 BHK देखने जाओ तो डीलर 1 करोड़ के नीचे बात ही नहीं करेगा। ऐसी ही हालत दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु में है। कहीं भी 2 BHK 70-80 लाख के नीचे नहीं मिलेगा। जयपुर, लखनऊ, इंदौर जैसी टीयर 2 सिटीज़ में भी जो रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं वो मेट्रो सिटीज़ जितने पहुंच चुके हैं, जबकि बदले में आपको क्या मिल रहा है? ना हवा पानी साफ है, ना ही सड़कें अच्छी हैं। बड़े बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में भी गारंटी नहीं है कि किस क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मोस्टली मिडिल क्लास के लोगों को घर खरीदने या बनाने के लिए लोन लेने पड़ते हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ी और लंबी कमिटमेंट होती है क्योंकि आजकल की जॉब मार्केट इतनी सिक्योर नहीं है, तो लोग इतने बड़े कमिटमेंट से डर रहे हैं क्योंकि भैया आज जॉब है, पता नहीं कल रहेगी कि नहीं। इनफैक्ट इस साल आईआईटी और आईआईएम जैसे टॉप कॉलेजेस भी 100% प्लेसमेंट नहीं दे पाए। प्लेसमेंट नहीं हो रही है, ये इंडिकेट करता है कि हमारी इकॉनमी में स्लो डाउन आ रहा है और यह स्लो डाउन हमारे जीडीपी नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। पिछले क्वार्टर में हमारी जीडीपी सिर्फ 5.4% से ग्रो की थी, जबकि आरबीआई ने फोरकास्ट 7% का किया था। हमारी गवर्नमेंट ने जो बड़े बड़े टारगेट सेट किए हुए हैं उन्हें अचीव करने के लिए हमें कम से कम अगले 1 डेकेड तक लगातार 8% के ग्रेड पर ही ग्रो करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हमारी इकोनॉमी में इसका पोटेंशियल भी है। कभी अरुण जेटली जी ने कहा था कि हमें जीएसटी के 12, 18 और 28% वाली स्लैब हटा देनी चाहिए, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि कुछ र्यूमर्स आ रही हैं कि सरकार 35% वाली स्लैब तक इंट्रोड्यूस करने की सोच रही है, जबकि भारत के जीएसटी रेट्स ऑलरेडी दुनिया में हाईएस्ट हैं। यूके, फ्रांस में मैक्सिमम 20% जीएसटी लगता है, ऑस्ट्रेलिया में 10%, न्यूजीलैंड में 15% और चाइना की हाईएस्ट कैटेगरी 17% की है। मिडिल क्लास को पॉलिटिकल पार्टी मंदिर और मस्जिद वाले इशू में उलझा देती है ताकि वो रियल इश्यूज पे बात ना कर सके और लोअर क्लास को फ्रीबीज का लालच देके फंसाया जाता है। सरकार कारपोरेट टैक्स को तो कम कर देती है जिससे बड़े बड़े बिजनेसेस को बड़ा प्रॉफिट होता है, लेकिन उससे जो सरकार को नुकसान होता है उसका भुगतान एक कॉमन टैक्स पेयर को ही करना पड़ता है। जब तक मिडिल क्लास सरकार की पकड़ाई हुई लॉलीपॉप एंजॉय करती रहेगी तब तक आम आदमी को ऐसे ही चूसा जाएगा। बाकी मिडिल क्लास हमेशा बस एक हॉस्पिटल बिल दूर होता है लोअर क्लास में जाने को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।